वेलकम टू OnlyIAS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 26 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। अभी हाल ही में रशिया ने आरोप लगाया है कि एक ब्रिटिश वॉरशिप उनके टेरिटोरियल वाटर्स के इलाके में आ गया, ब्लैक सी के रीजन में। हालांकि ब्रिटेन और बाकी की दुनिया ये मानती है कि ये जो पूरा रीजन है वो यूक्रेन से बिलोंग करता है। तो इस बात को लेकर अभी विवाद रहा और इसी बीच ब्लैक सी न्यूज़ में आया। तो जानते हैं ब्लैक सी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देखिए इसकी, ये है मेडिटेरेनियन सी और इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास 6 देश हैं जो इसके साथ बॉर्डर करते हैं। उन देशों के नाम आप देख लीजिए यहाँ पर। एक बहुत बड़ा बॉर्डर आपको टर्की का मिलेगा, देन जॉर्जिया, उसके बाद रशिया, चौथा यूक्रेन, पांचवा रोमानिया और छठा बल्गारिया। तो ये तो आसपास के देश हैं। जो ब्लैक सी है वो एक इनलैंड सी है जो कि यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है और एशिया के बिल्कुल वेस्टर्न किनारे पर टर्की से सटा हुआ। 6 देश हैं जो बॉर्डर करते हैं, रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। ये आपको याद रखना होगा बिकॉज यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछती है। यूपीएससी इंटरेस्टेड रहती है कि कौन सी वाटर बॉडी के किनारे कौन कौन से देश हैं। अगर आप कोई अच्छा सा कोड बना सकते हैं जिससे कि इसे याद करना आसान हो तो ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि आपके बाकी के दोस्त भी उसकी मदद से इसे याद कर सकें। वैसे जो लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं दिल्ली में, उन्हें पता होगा कि क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर नगर ना। तो जी से हो गया जॉर्जिया, टी से टर्की और बी से बल्गारिया। तो ये 3 तो हो गए। बाकी ये जो बचे इनको आप रूर बना सकते हैं। आर से रोमानिया, यू से यूक्रेन और आर से रशिया। वैसे ये बहुत अच्छा कोड तो नहीं है, अगर आप कुछ और बढ़िया बना सकते हैं तो बना के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए पॉन्टिक, कॉकेकस और क्रीमियन माउंटेन्स इसके चारों ओर हैं। पॉन्टिक साउथ में, कॉकेकस ईस्ट में और क्रीमियन माउंटेन नॉर्थ में। पॉन्टिक आपको टर्की के नदर्न पार्ट में मिलेगा, कॉकेकस यूरोप में और क्रीमियन माउंटेन जो अभी रशिया के पास है, यूक्रेन का रीजन, वहाँ पर। इसके अलावा स्टेट ऑफ डार्डेनल्स और बॉस्फोरस, फर्दर मरमरा सी एक ट्रांजिशनल जोन क्रिएट करते हैं मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में। आप इसे मैप में देख सकते हैं। ये है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स, ये है सी ऑफ मरमरा और ये है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। ये 3 लोकेशंस हैं, रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये एक ट्रांजिशन जोन की तरफ वर्क करते हैं ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में। फर्दर सी ऑफ अजोव आपको मिलेगा नॉर्थ में। सी ऑफ अजोव के साथ स्टेट ऑफ कर्च है जो इसे जोड़ता है। स्टेट ऑफ कर्च सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ जोड़ देता है। ये लोकेशंस आपने देख ली। ब्लैक सी के पानी में ऑक्सीजन की कमी है। फर्दर एक स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मैरोमिक्टिक बेसिन। मैरोमिक्टिक बेसिन होने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पर पानी का फ्लो ऊपर से नीचे नहीं होता वेरियस लेयर्स के बीच में, लाइक ये एक वाटर बॉडी है तो यूजुअली 1 साल के बीच में जो ऊपर का पानी है वो नीचे आ जाएगा, नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा, ये फ्लो बना रहता है। लेकिन ब्लैक सी में ये एक रेयर फिनोमेना है जो नहीं देखा जाता। ये भी एक इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। आइए रेफरेंस क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक सी से नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन सी से, जैसा कि यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स में पूछा था कि इनमें से कौन से देश हैं जो बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी को। ऑप्शंस में हैं जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। आपको अपना सही जवाब बताना है। अगर आप गेस कर पा रहे हो, आपने कहीं पढ़ा हो तो आप ज़रूर से बताइए। वैसे जो सही जवाब है दैट इज सी। 3 और 4 बॉर्डर करते हैं, जॉर्डन और इराक बॉर्डर नहीं करते हैं। ये क्लियर हुआ। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में भी पूछा था। यहाँ पे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश है जो बॉर्डर नहीं करता है, टच नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में थे सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। सही जवाब है बी, जॉर्डन। जॉर्डन बॉर्डर नहीं करता, बाकी सीरिया, लेबनान और इजराइल करते हैं। बहुत सारे देश बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी को। अगर ऐसे क्वेश्चन वो मेडिटेरेनियन सी से पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो ब्लैक सी से भी पूछ सकते हैं। वहाँ तो 6 ही हैं, यहाँ तो बहुत सारे हैं। यू मस्ट नो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संत कबीर दास जी के बारे में है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया उनकी जयंती के ऊपर 24 जून को। ये 15वीं शताब्दी के एक इंडियन मिस्टिक, सोशल रिफॉर्मर, पोएट और सेंट हैं जो कि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका। ये वैसे एक मुस्लिम जुलाहा या फिर वीवर फैमिली में पले और बढ़े थे, बनारस के नज़दीक में या बनारस सिटी में। लेकिन ऐसा मानना था कि ये एक हिंदू परिवार से संबंध रखते थे जिन्हें बचपन में छोड़ दिया गया था इनके माता के द्वारा, और बाद में इस परिवार ने इनका भरण पोषण किया। तो दोनों ही धर्मों से इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहता था। ये अपने 2 लाइन के कपलेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे जिन्हें कबीर के दोहे कहा जाता है।
इन्हें एक पोएट के तौर पे रिवर किया जाता है। इनका भक्ति मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा था। अगर थोड़ी सी बात भक्ति मूवमेंट के बारे में की जाए तो जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे उनका यह मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का या मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है ज्ञान, दूसरा तरीका हो सकता है कर्म और तीसरा तरीका हो सकता है भक्ति, जिसमें सबसे आसान तरीका भक्ति को बताया गया और इसीलिए इस मूवमेंट में जो भी सेंट्स आए उन्होंने भक्ति को प्राथमिकता दी। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के साथ मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसे अलवर और नैनार संतों ने प्रचलित किया। हालांकि ये 15वीं शताब्दी में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया। 15वीं सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ वो 2 हिस्सों में बट गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। जो निर्गुण शाखा के सेंट थे उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर फॉर्मलेस है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। सगुण वालों का मानना था कि ईश्वर का एक रूप है, मतलब उसका एक फॉर्म है। इसीलिए जो सगुण शाखा थी वो अन्य 2 हिस्सों में बट गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और सभी शाखाओं में कई सारे सेंट्स आए। मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी के बारे में और वो निर्गुण भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे, मतलब फॉर्मलेस गॉड की बात करते थे। तो ये तो आपने बातें समझ ली भक्ति मूवमेंट के बारे में। कबीरदास जी की जो लिगेसी है वो पंथ ऑफ कबीर आज आगे बढ़ाते हैं, जो खुद को इसका फाउंडर मानते हैं। ये सभी प्रकार के मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस का विरोध करते हैं, भगवान को किसी रूप में पूजे जाने का भी विरोध करते हैं, चाहे फिर वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म हो या फिर इस्लाम हो। ये प्रीस्टली क्लास का भी विरोध करते हैं और कास्ट सिस्टम का भी। इन्होंने जो दोहे लिखे वो बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में लिखे, इसीलिए सभी लोगों के लिए उन्हें समझना आसान था। वो सुप्रीम गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है भक्ति और डिवोशन। इनके फॉलोअर्स हिंदू और मुसलमान दोनों ही सेक्ट से थे। इनका मानना था कि 2 स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, जीवात्मा और परमात्मा। मोक्ष का मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा को एक कर देना। इनके कपलेट्स ने बहुत सारी जनरेशंस को इंस्पायर किया, इवन आज भी। इनकी जो राइटिंग्स हैं 2000 कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ और पंचवानी। इनके कई सारे कपलेट्स को जो 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने जो उनकी बहुत ही होली किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इंक्लूड किया है। ये कई सारे सोशल एविल्स के खिलाफ लड़े और ह्यूमैनिटी और लव के लिए एक संदेश दिया। देखिए, भक्ति मूवमेंट पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है और वो आगे भी पूछ सकते हैं। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था कि लोधी डायनेस्टी के बाद जब बाबर का समय आता है तो इनमें से कौन उनका समकालीन था, मतलब बाबर का समकालीन कौन था? दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। आपको सही जवाब बताना है। वैसे इसका सही जवाब है 2 ओनली। गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। अच्छा, अगर आप बता सकते हो तो बताइएगा कि कबीरदास किसके समकालीन थे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टॉयकैथन 2021 के बारे में है। हैकाथन और टॉय ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हैकाथन का मतलब होता है कि कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ आइडियाज शेयर किए जाते हैं या फिर कुछ इनोवेटिव जो भी टेक्निक्स हैं उनको शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर बात खिलौनों की होगी इस हैकाथन में, ये तो क्लियर हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस टॉयकैथन में लोगों से अर्ज किया कि आप वोकल फॉर लोकल टॉयज के लिए जाइए, मतलब आप लोकल टॉयज को ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सभी लोग मिलकर इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं। 5 जनवरी को इसे लॉन्च किया गया था ताकि हम इनोवेटिव टॉयज और गेम्स के जो आइडियाज़ हैं उनको लोगों से अवेल कर सकें, सोर्स कर सकें। फोकस ये है कि हम इनोवेटिव खिलौने बनाएं, कुछ ऐसे खिलौने जो इंडियन वैल्यू सिस्टम को प्रीच करते हों, बच्चों में पॉजिटिव और अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करें। लाइक एक ऐसा खिलौना हो सकता है जिसमें एक गुरु खड़े हों, उसके प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा बच्चा हो, जो बच्चे हैं वो उसमें चाबी भर दें और उसके बाद ये जो बच्चा है ये झुककर गुरु के पैर छुए, वो ऐसा बार बार करे। इट कैन बी काइंड ऑफ टॉय, लेकिन इससे बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो गुरु हैं या माता पिता हैं, एल्डर्स हैं, उनके पैर छूने। तो ये इंडियन वैल्यू सिस्टम खिलौनों के माध्यम से इनकलकेट किया जा सकता है। उद्देश्य ये है कि हम बच्चों में एक वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने के साथ साथ इंडिया को टॉयज की फील्ड में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। फीचर्स ये हैं कि हमें इंडियन कल्चर, ईथोस, लोकल जो फोकलोर हैं, हीरोज हैं, इंडियन वैल्यू सिस्टम है, उससे संबंधित खिलौने बनाएंगे। 9 थीम्स हो सकती हैं जिसका चैलेंज यहाँ पर दिया गया था कि आप आइडियाज दीजिए। पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट, टीचर, स्टार्टअप, एक्सपर्ट्स सभी हो सकते थे और 50 लाख प्राइस की भी बात की गई थी अगर कोई पार्टिसिपेंट अच्छे आइडिया लेकर आता है तो।
सिग्निफिकेंस की बात यह है कि खिलौनों का बहुत अच्छा रोल होता है बच्चों के जीवन में, बिकॉज वो बचपन में उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं और वो उनसे अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं। अगर इंडिया अच्छे खिलौने बनाता है और उसका कंजम्पशन इंडिया में होता है तो इंडिया एक अच्छी टॉय इकॉनमी बन सकता है, जिसे आप टॉय इकॉनमी बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में है। 1959 की जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी उसने अभी 60th जो अपनी एनिवर्सरी है उसको मनाया। ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट को गवर्न करती है ओवरऑल, मतलब पार्टिकुलर मुद्दों पर तो और भी ट्रीटीज हैं बट ओवरऑल ये गवर्न करती है। इसे 12 कंट्रीज ने वॉशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को साइन किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा, वहां कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा, rather उसका इस्तेमाल केवल साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से किया जाएगा। हेडक्वार्टर है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। 1961 में ये ट्रीटी फोर्स में आई थी। उसके बाद कई सारे देशों ने इसे एक्सेप्ट किया। शुरू में जो 12 देश थे उनके नाम मैं भले ही ले लूं, अगर आपको याद ना रहे तो समस्या की बात नहीं है। वैसे ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, यूके और यूएस। वर्तमान में इसमें 54 देश हैं। इंडिया इसका भाग है कि नहीं है? हाँ है। इंडिया ने इसे 1983 में ज्वाइन कर लिया था। अंटार्कटिका है कहाँ? जो हमारा ग्लोब है उसके 60 डिग्री साउथ के नीचे जो रीजन है वो अंटार्कटिका है। ये है 60 डिग्री साउथ की लाइन, इसके नीचे का ये पूरा एरिया अंटार्कटिका है। वैसे अगर आप सर्किल में बनाएंगे तो ये सर्किल तैयार होगा अंटार्कटिका के लिए। तो ये लोकेशन आपने देख ली। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल पीसफुल पर्पज से किया जाएगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्जर्वेशन आएंगे, उन्हें सभी देश आपस में शेयर करेंगे। किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी को वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी देश वहां पे कब्जा नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत टेरिटरी है तो बस उतना है, इस ट्रीटी के बाद कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब डिस्प्यूट कोई आगे ना बढ़े, इसलिए बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया जो भी क्लेम था उसे। इसके अलावा देखिए कुछ और भी ट्रीटीज हैं जो मिलकर बनाती हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। इसमें देखिए इसके अलावा टोटल 4 ट्रीटीज आपको मिलेंगी। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी, 1972 का कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सी, 1980 में आया था कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स और 1991 में आया प्रोटोकॉल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी। ये चारों ट्रीटीज मिलाकर बनाती हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, जिसमें 4 ट्रीटीज हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा। कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं इस इमेज में, आप उन्हें देख लीजिए। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, कोई मिलिट्री यूज नहीं होगा इस लैंड का, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रीडम होगी, साइंटिफिक प्लान और डेटा को फ्रीली एक्सचेंज किया जाएगा, कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्री जोन होगा। ये ट्रीटी केवल जमीन पर लागू होती है, वहां के आसपास के पानी के ऊपर नहीं। जितने भी स्टेशन वहां पे बनाए गए हैं उन्हें कोई भी देश जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि वहां पर कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मिलिट्री एक्टिविटी तो नहीं हो रही। नेशनल लॉज जो लोग वहां पर हैं केवल उनके ऊपर लागू होगा, उस जमीन के ऊपर नहीं। अंटार्कटिका की जमीन के ऊपर कोई नेशनल लॉ लागू नहीं होगा। फर्दर जो साइंटिस्ट वहां गए हैं उनके ऊपर भले ही वहां का लॉ लागू हो। जो ट्रीटी है उसे मॉडिफाई किया जाएगा तो सभी देशों की सहमति आवश्यक होगी और सभी जो देश हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस ट्रीटी को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। तो यहाँ पे 10 बातें थी जो बिल्कुल ब्रीफ में हमने देख ली। नेक्स्ट आर्टिकल टास्क फोर्स फॉर मिशन कर्मयोगी के बारे में है। 3 सदस्यों के एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि मिशन कर्मयोगी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं मिशन कर्मयोगी क्या है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लोगों की सर्विस में इन्वॉल्व हैं, उनको हम बढ़िया से ट्रेन कर सकें। इतनी अच्छी ट्रेनिंग दें कि वो लोगों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी दें, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम अच्छे से इनकलकेट हो और प्रोफेशनलिज्म आए। इसी उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी लागू किया गया है या लाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि मिशन कर्मयोगी है क्या। ट्रेन किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को या ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो लोगों की सर्विस में इन्वॉल्व है। इसके चेयरपर्सन हैं इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ SD सिबुलाल। 3 मेंबर के टास्क फोर्स के चेयरपर्सन यही हैं। इनका काम यह है कि आप एक रोड मैप तैयार करिए जिसकी मदद से हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकें जो इस पूरे मिशन कर्मयोगी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है कि हमें सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी करना है, उनमें अच्छी एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज लाना है न्यू इंडिया के विजन के अकॉर्डिंग। हमें सिविल सर्वेंट्स को रेडी करना है ताकि हम उन्हें कैसे रेडी करेंगे, हमें उन्हें ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना है। ये लाइन बड़ी मज़ेदार है, इसका इस्तेमाल आप मीन्स में जो कंक्लूजन लिखते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ऑन साइट लर्निंग पर फोकस किया जाए। ये नहीं कि किसी एकेडमी में बुला के सबको ट्रेन कर रहे हैं बार बार। इनिशियल ट्रेनिंग तो जरूरी है बट उसके बाद जहाँ वो सर्व कर रहे हैं वहीं पर उनको ट्रेन कर दें।
एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें, एक ऐसा इंफ्रा तैयार करें कि सभी उसी इंफ्रा का इस्तेमाल मल्टीपल पर्पज से अलग अलग बॉडीज के लिए, एंटिटीज के लिए किया जा सके। हमें सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है उनकी रोल्स, एक्टिविटीज और कॉम्पिटेंसीज के लिए, जिसे आप FRAC बोल सकते हैं। फर्दर हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है कि वो लगातार अपनी बिहेवियर, फंक्शनल और डोमेन जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बेहतर कर सकें खुद से। इसे लागू कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक काउंसिल बनाई जाएगी, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको लीड किया जाएगा खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये सभी प्लान्स को अप्रूव करेंगे जिसके माध्यम से ट्रेन किया जाएगा। दूसरा होगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये जितने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्पेसिफाई करेगा और एक सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करेगा सभी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा एक होली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा ट्रेनिंग के लिए, और कोऑर्डिनेशन यूनिट्स होंगी जिनके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो 4 बॉडीज होंगी जो इस पूरे मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का काम चल रहा है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सभी लीडर्स से मीटिंग भी की। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है, अगर आपने वोट दिया हो तो आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो लोकसभा की अलग होती है और विधानसभा के लिए अलग होती है। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो विधानसभा से थोड़ी बड़ी होती है। इनका जिलों से मतलब नहीं होता, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक से अधिक जिलों को मिलाकर भी हो सकती है और एक जिले में एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है। तो ये टेरिटरीज होती हैं जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। यूजुअली इन टेरिटरीज के डिवीजन का जो रीजन्स हैं इनके डिवीजन का जो आधार होता है वो पॉपुलेशन होती है। कोशिश ये की जाती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो मोर एंड लेस इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। पार्लियामेंट जब भी डीलिमिटेशन कमीशन को बनाना होता है तो उसके पहले एक कानून आता है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 का इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये कानून आ जाता है तो इसी के आधार पर जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन बना देते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के कॉम्पोजिशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस स्टेट में ये काम हो रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फर्दर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हें भी इनके एसोसिएट मेंबर के तौर पे रख दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लोकल जो एरिया है उसकी अच्छी जानकारी होती है। जो भी डिसीजन दिया जाता है इस डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा वो ऑर्डर की तरह माना जाता है और एक लॉ की तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्दर उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनका डिसीजन फाइनल होता है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके पहले जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो जो लोकसभा की सीट होती थी उसके लिए जो डीलिमिटेशन होता था वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता था, लेकिन जो वहां की असेंबली होती थी उसके लिए जब डीलिमिटेशन होता था तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता था, वो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग होता था। और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। चूंकि अब उनका स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म हो गया, तो अब वहां पर जो असेंबली है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डीलिमिटेशन कमीशन आएगा वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस था वो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। तो जरूरी है कि एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाकर फिर से डीलिमिटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करवाया जाए, जिसके लिए 6 मार्च 2020 को कमीशन गठित किया भी जा चुका है। तो ये तो हमने समझ लिया पूरा आर्टिकल। यहां पे कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फाल्स बताइए। ब्लैक सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। अंटार्कटिक ट्रीटी वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्ड है, 2001 में लागू किया गया। संत कबीर दास, इन्होंने सभी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप को अपोज किया, चाहे वो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म हो या इस्लाम। मिशन कर्मयोगी एक प्रोग्राम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए। डीलिमिटेशन कमीशन, इनके ऑर्डर्स फोर्स ऑफ लॉ की तरफ वर्क करते हैं और किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।